सभी को मेरा प्रणाम। अपनी कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं सर्वप्रथम भाई राजीव दीक्षित जी को नमन करता हूँ। उनका वंदन करते हुए उनकी प्रेरणा से मैं अपनी बात को आज आप सभी के बीच रखने के लिए आया हूँ। दरियापुर के सभी सम्मानित भाइयों बहनों का, माताओं का, जहाँ तक भी मेरी आवाज पहुँच पा रही है, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी के आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। विशेष रूप से मैं आभारी हूँ यहाँ की व्यवस्था का संचालन करने के लिए माननीय केडी सिंह जी का। केडी सिंह जी हमारे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं और उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग के लिए हमारे देश में बहुत सारे छोटे बड़े मूवमेंट भी चलाए हैं। विशेष रूप से मैं आभारी हूँ श्री घनश्याम भाई का, जिन्होंने ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया और मैं अपने दिल की कुछ बातों को आप सबसे कहने के लिए यहाँ उपस्थित हो पाया। घनश्याम भाई से मेरी मुलाकात आज से 2 साल पहले हुई थी, जब महाराष्ट्र में सेवाग्राम नाम का एक स्थान है जहाँ पे महात्मा गांधी जी का आश्रम है और वहीं पर राजीव दीक्षित जी का भी आश्रम है। वहां पर हमारी मुलाकात हुई थी घनश्याम भाई से और तब से ये योजना बन रही थी कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए, लोगों को रोग से निरोगी की तरफ ले जाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और ये विचार होते होते अब जाके यहाँ तक संभव हुआ है कि मैं आप लोगों के बीच आज उपस्थित हुआ हूँ और मैं कुछ आप सबसे बात कहना चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूं कि मुझे आपका 2 घंटे चाहिए और इन 2 घंटों में शायद जब आप यहां से वापस जाने लगेंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि आपने अब तक अपने जीवन में जो नहीं सीखा वो इन 2 घंटों में आपने सीख लिया है। मैं कोशिश करूंगा इन 2 घंटों में आपके जीवन में वो सब डालने की, स्वास्थ्य के प्रति, हमारे शरीर के प्रति, जिससे कि हर आदमी अपनी चिकित्सा स्वयं कर पाए। क्योंकि आज हमारे देश में अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, अगर हम हमारे देश में हेल्थ कंडीशन की बात करें, तो हमारे देश में 90% लोग इस समय ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ बीमारियां हैं। हम दूर ना जाके अपने घर में ही अगर बात करते हैं तो घर में अगर 10 लोगों का परिवार है, 5 लोगों का परिवार है, तो बड़े आराम से 1 आदमी 2 आदमी तो किसी न किसी रोग से ग्रसित मिल ही जाता है। और वो इस प्रकार ग्रसित मिलता है कि सर्दी, जुकाम, बुखार ये तो सामान्य बीमारियां हैं। गंभीर रोग की अगर मैं बात करूं तो आज 5 करोड़ 7 लाख लोग पूरे देश में ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है। डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 2 प्रकार का डायबिटीज होता है, जिसमें एक प्रकार का जो मधुमेह होता है वो सामान्य स्तर से सबको होता है और जो डायबिटीज टाइप 2 होता है इसकी चिकित्सा एलोपैथी जगत में संभव नहीं है। ये सभी शीर्ष पर बैठे हुए एलोपैथी और अंग्रेजी विभाग में काम करने वाले डॉक्टरों का कहना है। उसी प्रकार अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक भाई से बात हुई, आपके ही गांव में बात हुई, जिसका एक 4 साल का बच्चा है, 4 साल का छोटा सा बेटा है और उस बच्चे की लीवर और किडनी में तकलीफ आ चुकी है। लीवर में सूजन आ चुका है और वो सूजन नाभि से निकल के गांठ के रूप में बाहर प्रतीत हो रहा है। किडनी का काम हमारे शरीर में प्रोटीन का सर्कुलेशन बनाए रखना है। हम जो भी खान पान खाते हैं उसमें प्राप्त होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को जल के साथ मिलाकर शरीर से बाहर निकालने का काम किडनी का है। लेकिन उस बच्चे की किडनी भी इतनी स्वस्थ अवस्था में नहीं बची कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाए और वो पूरा प्रोटीन बाहर निकल जा रहा है। मैंने उस भाई से वो रिपोर्ट मांग के देखी जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है दवा लिखने के लिए, तो उसमें सबसे पहली दवा लिखी थी ओमना कार्टिल 10। ये एक ऐसी दवा है
जिस दवा को स्टेरॉइडल दवा की कैटेगरी में रखा गया है। और यूरोप और अमेरिका जैसे जो बड़े देश हैं, जिनको हम अपना आदर्श आजकल मानने लगे हैं, जिनको हम देख के नकल करना शुरू कर दिए हैं, उनके देशों में ये दवाएं बहुत सालों से बैन है, बहुत सालों से बंद है। FDA नाम की एक संस्था है जिसको फूड एंड ड्रग एप्लीकेशन कहते हैं, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ये अमेरिका की बहुत बड़ी संस्था है और इतनी बड़ी संस्था है कि ये जितने भी दवाओं से संबंधित कार्य होते हैं, इन सबको अप्रूवल देने का काम करती है। उस संस्था ने भी ओमनाकार्टिल 10 को टाइप 1 और टाइप 2 क्लास पॉइजन की श्रेणी में रखा हुआ है, जहर की श्रेणी में रखा हुआ है। लेकिन हम सबका दुर्भाग्य है कि यही दवा बनाने वाली कंपनियों के मालिकों ने हमारे देश में आकर बड़ी बड़ी ऐसी इंडस्ट्रीज शुरू की है, मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया है फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में, और उन सभी दवाओं का उत्पादन वो करके हमें खिला रहे हैं, हमारे बच्चों को खिला रहे हैं, जिससे हम अपने शरीर को रोग के हवाले कर रहे हैं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं। एक और निवेदन मैं इसी बीच आपसे कर देता हूं, क्योंकि आप सभी बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो अगर व्याख्यान के बीच में मुझसे कहीं पर कोई गलती हो जाती है तो आप व्याख्यान के बाद मुझे जरूर मार्गदर्शन करें, क्योंकि मैं पूरे राष्ट्र में इस कार्य को लेके चलने का विचार करके हम सब कार्य कर रहे हैं। तो अगर कहीं से हमसे गलती हो और उसका सुधार ना किया जाए तो उसका असर हम सब पर पड़ सकता है। मैं फिर से वहीं अपने बात पर आता हूं। दूसरी दवा जो उस बच्चे को खिलाई जा रही है उसका नाम है जूनियर लॉन्जेल 10। वो दवा भी बैन दवाएं हैं जो कि यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में बंद हो चुकी हैं। कल्पना करिए कि 4 साल का बच्चा है जो कि अभी ठीक से अगर देखा जाए तो इस दुनिया को समझ भी नहीं पाया है, इस संसार के रंगमंचों को देख भी नहीं पाया है, और वो किडनी अपने परिवार में ही देखें तो कोई न कोई व्यक्ति हमें बीमार मिल जाता है। वो बीमारी खत्म करने के लिए हम सबके पास एक ही रास्ता बचता है, एक ही माध्यम बचता है, और वो है किसी 3 मंजिला, किसी 4 मंजिले अस्पताल में जाकर अपने शरीर को किसी अनजान व्यक्ति के हवाले करना। या एक दूसरा तरीका बचता है कि हम किसी मेडिकल पर जाएं और ऐसी कोई दवा लेकर खा ले जिस दवा का दुष्प्रभाव, जिस दवा का साइड इफेक्ट हम खुद नहीं जानते कि हमारे शरीर पर क्या पड़ता है। जैसे एक दवा हम सब अक्सर नाम सुनते रहते हैं, पैरासीटामोल, कालपाल नाम से आती है, डोलोपार नाम से आती है, 500 mg में आती है, 250 mg में आती है, 750 mg में आती है, 650 mg में भी आती है। बच्चों के लिए कालपाल का सिरप भी पिलाया जाता है। आप जानते हैं पैरासीटामोल वो कैटेगरी की दवा है जिस दवा को अगर आप खाते रहें और ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक अगर लगातार इसकी 2000 mg की डोज आप लेते रहें तो 1 महीना भी नहीं बीतेगा, आपका लीवर पूरी तरीके से भ्रष्ट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और आप जानते हैं लीवर हमारे शरीर का वो अंग होता है, वो हिस्सा होता है जो शरीर की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया को पूरा करने में अपना योगदान देता है। उसको कहते हैं डाइजेशन, पाचन। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद हमारे भोजन का चरण होता है, हमारे मुंह में होता है। लार ग्रंथियों से, वो लार ग्रंथियों के माध्यम से भोजन हमारे छोटी आंत में पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है। वहां बहुत सारे रस आके हमारे आमाशय में मिलते हैं। डाइजेस्टिव जूस जिसको कहते हैं, पाचक रस जिसको कहते हैं, वो जूस हमारे शरीर में जब आके आमाशय में मिलता है तो भोजन और छोटा छोटा टुकड़ा बनता है, और फिर वो वहां से बड़ी आंत में बढ़ता है, और बड़ी आंत से फिर मल द्वार, मल द्वार से फिर गुदा द्वार के माध्यम से बाहर निकलता है। इस बीच में शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हमारे होती हैं जो बाहर से तो हम नहीं समझ पाते, आभास नहीं होती, लेकिन अंदर उस परमात्मा की बनाई एक ऐसी मशीन है जो निरंतर काम करती रहती है, और उसमें प्रधान सेवक का कार्य करने वाला अंग होता है लीवर। और अगर हमारा लीवर खराब हो जाए तो आप जानते हैं
80 से ज्यादा रोग आपको होने की संभावना होती है। क्योंकि वात अगर आपका बिगड़ता है, 3 विकार होते हैं हमारे शरीर में, वात, पित्त और कफ। आज मैं इस पर बहुत विस्तार में अभी बात नहीं करूंगा, आगे समय अगर बचेगा तो मैं करूंगा। अभी सिर्फ भूमिका और परिचय के उद्देश्य से नाम ले रहा हूं। हमारे शरीर में जब वात प्रबल हो जाता है या वात बढ़ जाता है, तो वात मतलब होता है वायु, वायु जिसको हम गैस कहते हैं। और आयुर्वेद में वात को चलनशील माना गया है, गतिमान माना गया है। मतलब अगर हमारे पेट से वायु बनना शुरू हुई, जिसको गैस कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं, हाइपर एसिडिटी कहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा हमारे पेट में ही गैस रहेगी, क्योंकि वो चलनशील है, गतिमान है। हो सकता है आपके पेट से बढ़ते बढ़ते आपके सीने तक आ जाए, और जब आपके सीने पर आ जाएगा तो आपको सांस लेने में परेशानी, बोलने में तकलीफ, दमा, श्वास रोग, अस्थमा, ऐसी बीमारियां धीरे धीरे पकड़ेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे प्राण कब निकल जाएंगे, मेरे जुबान तक मेरी प्राण स्थिति आ चुकी है, ऐसा आपको प्रतीत आभास होने लगेगा। फिर वो बात चलते चलते कभी आपके ब्रेन में पहुंच जाता है, तो उसके बाद ब्रेन में जब आपका वात पहुंच जाता है तो उस परिस्थिति में ब्रेन हेमरेज होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। पैरालिसिस जिसको पक्षाघात कहते हैं, पालिस जिसको कहते हैं, एक तरफ मारता है तो आपके शरीर का बायां हिस्सा पूरी तरीके से सुन्न पड़ जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो रक्त वाहिकाएं हैं, जो नसें हैं, उनके अंदर रक्त का जो प्रवाह होता है, उसी में बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कोशिकाएं होती हैं जो एक मैसेंजर का काम करती हैं, सूचना वाहक का काम करती हैं, जो हमारे मस्तिष्क को आभास कराती हैं कि कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ हमारे छूने पे ठंडे गर्म का एहसास हो रहा है, किस जगह पे पैर रखने से चुभन हो रही है, किस जगह पे पैर रखने से आराम महसूस हो रहा है। ये सभी हमारे शरीर के सेंसर ऑर्गन्स का काम करते हैं। और पक्षाघात की स्थिति में ये सभी सेंस ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं। ये भी एक वात का ही रोग है। उसी प्रकार जब आपका वात बढ़ते बढ़ते कभी आपके हृदय में पहुंच जाता है तो हृदयघात जैसी समस्या होती है, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं। आप जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक संस्था है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे काम करती है, और अब तो शायद बच्चे बच्चे की जुबान पे WHO का नाम आ चुका होगा कोरोना के बाद। WHO ने एक सूची जारी की थी जिसमें उसने 10 ऐसे रोगों का नाम दिया था जिसकी वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर हृदयघात था, जिसमें बताया गया कि इस देश में हर साल 10 करोड़ लोग हृदयघात से मर जाते हैं, हर साल। और अगर एक दिन की बात करें तो 1200 से 1300 लोग ऐसे हैं जिनको प्रतिदिन हृदयघात होता है और वो मर जाते हैं। एक वात बिगड़ने से, एक लीवर की डिफेक्ट की वजह से हमें इतनी सारी गंभीर बीमारियां शुरू होती हैं। एक पैरासीटामोल खाने की वजह से, एक दवाई खाने की वजह से। ये तो रही एक बात जिसको आपने पैसे बचाने की कोशिश की कि चलो मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता हूं, मैं कहीं से दवा लेके खा लेता हूं, तो आपको दूसरी तरफ बीमारी शुरू हुई। अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं और आप किसी बड़े अस्पताल में जाते हैं तो वहां पर आपको पैसा किस प्रकार से निकाला जा सके, आपके, मेरे, हम सब के, जो हम खून पसीने की कमाई करते हैं, 8 घंटे मेहनत मजदूरी करते हैं, तब जाके महीना पूरा होता है तो 10,000 12,000 रुपए की सामान्य मजदूरी मिलती है, सैलरी मिलती है। क्योंकि इस देश में रोजगार तो बचा नहीं है, व्यापार उद्योग धंधे भी चौपट हो चुके हैं, तो रोजगार करने के लिए कुछ है नहीं, तो एक ही रास्ता बचता है और वो है नौकरी। तो हम रात दिन मजदूरी करते हैं, अपना पसीना खून के तरीके से बहाते हैं, और जो कुछ भी पैसा इकट्ठा होता है वो पैसा हम सोचते हैं कि अपने परिवार के, अपने घर की उन्नति में लगाएंगे। लेकिन जैसे ही हमारे घर में, हमारे परिवार में किसी व्यक्ति को कोई गंभीर रोग हो जाता है, हम ना चाहते हुए भी अपना पैसा तो दे ही आते हैं, साथ साथ मैंने देखा है मेरे आंखों से आंसू नहीं खून निकलना शुरू हो जाता है। वो भावना मेरी व्यक्त होती है मेरी आंसुओं के माध्यम से, जब मैं देखता हूं कि एक किसान जिंदगी भर
भूखे रहा, दाल का पानी पीकर रोटियां खाया, लेकिन कभी अपनी जमीन बेचने को समझौता नहीं किया। वही जब उसका छोटा सा बच्चा बीमार हो जाता है, उसको हृदय की तकलीफ हो जाती है, लीवर की परेशानी हो जाती है, तो वो बेचारा कौड़ियों के भाव में वो जमीन अपनी बेच देता है। और ऐसे एक दो नहीं है, सैकड़ों किसान हैं जिन्होंने अपनी जमीनें बेची हैं अपने परिवार को स्वास्थ्य देने के लिए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि हम स्वास्थ्य तब भी नहीं दे पाते। कैसे नहीं दे पाते, उसका भी एक पूरा विस्तार आकलन मैंने किया है। और ये बात मैं आप लोगों से ऐसे ही नहीं कहने चला आया हूं कि मैंने 2-4 लोगों से बात सुनी, सुन के मैंने अपने मन में कोई भावना पैदा की और आपके बीच में आ गया बोलने के लिए। ये बात मैं उस आधार पर कह रहा हूं जब मैंने खुद अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति में रह के 4 साल का पढ़ाई किया है, 4 साल का अभ्यास किया है, जिसको बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स कहते हैं। बी फार्मा नाम का एक कोर्स चलता है इस देश में, जिसको फार्मास्यूटिकल कंपनियों का धंधा बढ़ाने के लिए खोला गया है, चलाया जा रहा है। उसकी पढ़ाई मैंने 4 साल तक करी, जिसमें दवा बनाने से लेके दवा के डोज का नियंत्रण करना, दवा की कितनी मात्रा किस रोगी को देनी है, गर्भवती महिला को कितनी मात्रा देनी है, बच्चे को कितनी मात्रा देनी है, ये सभी आकलन और कैलकुलेशन उसमें बताया जाता है। 4 साल की पढ़ाई करने के बाद मैंने 6 महीने एक भारत की बहुत बड़ी कंपनी में काम भी किया, जिसका नाम इंटास फार्मास्यूटिकल है। वो कंपनी गुजरात के 3 भाइयों द्वारा तैयार की गई कंपनी है, जो आज पूरी दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में काम कर रही है दवा के क्षेत्र में। वहां पर भी मैंने काम करके देखा, समझा, चीजों को अनुभव किया, अभ्यास किया। और फिर उसके बाद 1 से 1.5 साल तक मैंने इलाहाबाद, आपसे बहुत दूरी नहीं है, 3 घंटे 4 घंटे या 5 घंटे ज्यादा से ज्यादा दूरी का रास्ता है, इलाहाबाद के एक बहुत बड़े अस्पताल में मैंने काम किया है। फिनिक्स हॉस्पिटल नाम है उस अस्पताल का, जिसमें 12 अलग अलग विभाग के विशेषज्ञ बैठते थे, जिसमें नेफ्रोलॉजी के विशेषज्ञ, किडनी रोग के, हृदय रोग के विशेषज्ञ, बाल रोग के विशेषज्ञ, सर्जन विभाग के विशेषज्ञ, पेट रोग के विशेषज्ञ, लीवर रोग के विशेषज्ञ, आपके मूत्र संस्थान के विशेषज्ञ, किडनी के सभी प्रकार के, हड्डियों के, अलग अलग प्रसूति महिला रोगों के विशेषज्ञ, सबके अंडर में काम करके उन दवाओं को देकर मैंने जो अनुभव किया है, उस अनुभव पर मैं आपको बता रहा हूं कि हम अपने जीवन के अंतिम समय तक इस आस में बैठे रहते हैं, अपने जीवन के अंतिम समय में इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि अब तो कोई दवा काम कर जाएगी और मैं अपने परिजनों के स्वास्थ्य को फिर से वापस ला सकूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एलोपैथी चिकित्सा का जब जन्म हुआ, जो अंग्रेजी दवा आज हम टैबलेट के रूप में, कैप्सूल के रूप में खाते हैं, जब इसका निर्माण किया गया, जब पहली बार इसका शोध किया गया, तो जिस व्यक्ति ने इसका शोध किया उसका नाम था हिप्पोक्रेट्स। और अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है साफ साफ अंग्रेजी दवा के लिए कि द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन इज हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स नाम के व्यक्ति ने अंग्रेजी दवा के जन्म दिया, और उस व्यक्ति का जो कथन है मैं वही आपको सुनाना चाहता हूं। हिप्पोक्रेट्स का कहना यह था कि एलोपैथी दवा आपके लिए बनाई जा रही है सिर्फ आपके रोगों का जो लक्षण आपके शरीर पर दिख रहा है, इसको छुपाने के लिए, ना कि आपके रोग के जन्म लेने के कारण पर असर करने के लिए। साथ में एक बात और कही गई उस व्यक्ति के द्वारा कि चूंकि ये जो दवाएं हैं वो जहर से तैयार होती हैं, विष से तैयार होती हैं, और कुछ दवाएं तो ऐसी हैं जिनकी तैयार होने की परिस्थिति और प्रोसेस अगर कोई भी भारत का नागरिक देख ले तो उसको जरा सा भी समय नहीं लगेगा ये मानने में कि मैं इस दवा को खा के सीधे अपना धर्म भ्रष्ट कर रहा हूं, सीधे अपना चरित्र भ्रष्ट कर रहा हूं। ऐसी दवाएं भी बनती हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इस तंत्र को सुचारू ढंग से हमें चलाना है, दुनिया के अलग अलग देशों में मॉडर्न मेडिसिन को फैलाना है, तो इसके लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे लोगों को चयनित करके पहुंचाना पड़ेगा जो दवाओं के डोज का नियंत्रण कर सके, जो दवाओं की मात्रा आपके शरीर में कितनी डालनी है
कि आपका रोग छुप जाए, वो जहर डायरेक्ट जहर के रूप में काम न करके एक मीठे जहर के रूप में आपके शरीर में काम करे और किसी नए रोग को जन्म देने पर काम करे। इसके लिए व्यवस्था की गई MBBS, MS, MD और अलग अलग प्रकार के जो हम मॉडल एलोपैथी चिकित्सा के अंतर्गत पढ़ाई और डॉक्टरों को देखते हैं। इनको बनाया गया कि आप दवाओं के डोज को लिखें, फार्मासिस्टों को बनाया गया कि आप दवाओं के डोज को तैयार करें, और अब इसको बेचने के लिए एक जगह बनाया गया जिसको कहते हैं अस्पताल, हॉस्पिटल जिसको कहते हैं। और जब हम अपने परिजनों का स्वास्थ्य पाने के लिए उस अस्पताल में जाते हैं तो उस अस्पताल में आपके जेब में मौजूद रुपए का एक एक सिक्का कैसे निकाला जा सके, उसके लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। क्या होता है मैं आपको वो भी बताता हूं थोड़ा सा। आप किसी भी अस्पताल में जाइए तो सबसे पहले जैसे ही आप रिसेप्शन पे पहुंचते हैं और अगर आपका मरीज भर्ती होने की परिस्थिति में है तो सबसे पहले रिसेप्शन में आपका एक फॉर्म भराया जाता है। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, आप सबने इस बात को सुना है, देखा है। सबसे पहले एक फॉर्म भराते हैं, उसमें मरीज का नाम, पता, आप कहां से आए हैं, क्या रोग है, किस डॉक्टर को दिखाना है, ये सब बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। और अंतिम में एक बहुत छोटे छोटे अक्षरों में, जिसको आप कभी पढ़ते भी नहीं, कभी देखते भी नहीं, उसमें एक टर्म और कंडीशन लिखा जाता है, जिसमें लिखा होता है कि इस एलोपैथी चिकित्सा के अंतर्गत अगर आपके परिजन को, आपके रोगी को कोई भी परेशानी होती है या उसके शरीर में कोई भी ऐसी स्थिति आती है कि कंट्रोल से बाहर हो जाए या उसको शरीर अवस्था ऐसी हो कि वो मर भी जाए, तो अस्पताल प्रशासन या डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये साफ साफ लिखा होता है नीचे छोटा छोटा। कभी अगर आप ऑपरेशन किसी अपने परिजन का कराने गए हो, ईश्वर ना करे कभी आपको जाना पड़े, लेकिन अगर आप गए हो तो आपसे एक बाहर साइन कराया जाता है फॉर्म ऑपरेशन करने से पहले। वो फॉर्म वही होता है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि आपका मरीज मर जाए तो भी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। एक तरफ तो आप अपने मरीज के शरीर को उस अस्पताल के हवाले कर देते हैं जिस अस्पताल का चरित्र आपको नहीं पता, जिस डॉक्टर का चरित्र आपको नहीं पता, उसकी हिस्ट्री आपको नहीं पता, जियोग्राफी आपको नहीं पता, उसका भूगोल, इतिहास कुछ भी नहीं पता। अब वहां पे आपसे सबसे पहले 5,000 से 10,000 रुपए की डिमांड की जाती है कि जब तक आप वो पैसा जमा नहीं कर देते तब तक आप अपने परिजन को अस्पताल में दाखिल नहीं करवा सकते, क्योंकि ये तरीका है, ये सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। और आप 5,000 रुपए जमा करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मरीज को भर्ती कराने के लिए। और जैसे ही आप भर्ती करा के जाते हैं आपके लिए एक वार्ड इशू हो जाता है, आप अपने मरीज को वार्ड में भर्ती करा देते हैं और जैसे ही भर्ती कराते हैं आपके हाथ में एक लंबा पुलिंदा दे दिया जाता है जिसमें क्या क्या लिखा होता है। 20 ठो बोतल लिखी होती है पानी की, DNS होता है, NS होता है, RL होता है, रिंगल लैक्टोन होता है, शीशी में आने वाले 100 ml की होती है, 500 ml की होती है। सच बात तो यह है कि सब पानी होता है, बस थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके आगे पीछे करके वो पानी ही भरा होता है, लेकिन वो आपको जानबूझ के पकड़ाया जाता है। वो एक स्टैंडर्ड सिस्टम बना है। आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आप कोई भी हैं, जाते ही उसमें 20 बोतल आपको पहले दी जाएगी। उसके साथ एक बड़ी सी पाइप दी जाती है जिसको बेनफ्लाम बोलते हैं। वो पानी को लगाने के लिए आपके शरीर में लगाया जाता है। 7 रुपए की कीमत होती है उसकी, अस्पताल में 7 रुपए में वो बिकता है। आपको 120 रुपए की मूल्य पर दिया जाता है और आप कभी सवाल नहीं करते कि मुझे क्यों 120 रुपए में आप दे रहे हैं। 3-3 रुपए, 4-4 रुपए में पानी की बोतल अस्पताल अपने लिए खरीदता है, फार्मेसी अपने लिए खरीदता है और आपको वही दवा 46 रुपए, 48 रुपए, 55 रुपए, 70 रुपए तक भी बेच देती है। उसके बाद इसी में बेनफ्लाम आता है जिसमें आप देखते हैं आपकी नसों में डाल के टेप से बांधा जाता है। वो भी 120 रुपए, 130 रुपए तक आता है। अगर बच्चों के लिए लेते हैं तो 140, 150 रुपए तक आता है, क्योंकि बच्चों के लिए ज्यादा महीन बनाना पड़ता है। उसका दाम भी 9 रुपए, 10 रुपए के करीब है, उससे ज्यादा महंगा नहीं है। और ये सारे आंकड़े हमारे पास अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। अगर आप कहेंगे तो वो सारे आंकड़े मैं आपको दिखाने को भी तैयार हूं कि ये देख लीजिए
ये फला कंपनी का कोटेशन है, जिस कंपनी का काम सर्जिकल सामान बेचने का है। और ये देखिए 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए, इतने में ही उनके 150, 200 के सामान होते हैं। और वो आप लेके नीचे जाते हैं फार्मेसी में, जहाँ पे औषधालय होता है, जहाँ दवा मिलती है, और वहां पे आपका बिल बनाया जाता है फिर 5000 रुपए का, क्योंकि ये तो पानी की बोतल और आपका सिरिंज हो गया। इसके अलावा कुछ में कुछ दवाएं लगती हैं। गैस की दवा जानबूझ के लगाई जाती है, बीपी की दवा जानबूझ के लगाई जाती है, आपको सामान्य एंटीबायोटिक जानबूझ के लगाया जाता है, बी कॉम्प्लेक्स जानबूझ के लगाया जाता है, ताकि आपको दिखाया जा सके कि सच में आपके साथ कोई नौटंकी हो रही है। क्योंकि अगर आपको लगा कि यार मैं 5000 रुपए दे के भर्ती भी हुआ और ये लोग कुछ कर भी नहीं रहे हैं, तो उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए ये पूरी नौटंकी उनको बना के रखनी पड़ती है और वो जानबूझ के दिखाना पड़ता है, और इतना एक्साइटमेंट के साथ दिखाना पड़ता है कि आप उस डॉक्टर से पूछ भी ना पाए कि मेरा मरीज ठीक होगा भी कि नहीं। पहले दवा लाइए, दवा करा लीजिए, 1 बार 2 बार दवा हो जाए, तब आप पूछने के हकदार बनेंगे कि डॉक्टर साहब क्या हुआ, कुछ परिस्थिति में सुधार आई कि नहीं आई। वो दवा लेने के जाने के बाद फिर आपको एक पर्ची दी जाती है जिसमें जांच लिखा जाता है। जांच में क्या, ब्लड प्रेशर, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, डायबिटीज, उसके बाद क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन के बाद एसजीपीटी, एसजीपीटी के बाद एसजीओटी, बिलोर्बिन, जो आपके लीवर का टेस्ट होता है, किडनी का टेस्ट होता है, आपके रक्त का टेस्ट होता है, आपके पेशाब का सैंपल लिया जाता है, वो टेस्ट हो, दुनिया भर के टेस्ट आपके कराए जाते हैं। और इन टेस्टों में हमने आंकड़ा लगाया है, हमने ये सर्वे किया है कि 100 टेस्ट में 70 टेस्ट ऐसे होते हैं जिनमें कोई बीमारी डिटेक्ट नहीं होती। 70 से 80 ऐसे रिपोर्ट होते हैं। अगर आप 100 लोगों का रिपोर्ट कराएं, अगर आप 100 लोगों की एमआरआई कराते हैं, तो 100 लोगों की एमआरआई में 80 लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं दिखती। आप उनका सीटी स्कैन कराइए तो 70-75 लोग ऐसे निकलते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं दिखती। उसी प्रकार आप ब्लड टेस्ट कराइए, मलेरिया का कराइए, डेंगू का कराइए, तो उसमें भी 10-20 लोग ऐसे निकल आते हैं जिनको कुछ नहीं निकलता। मतलब क्या है कि इतना कुछ कर भी रहे हैं आप, अपना पैसा भी दे रहे हैं, अपना वक्त भी दे रहे हैं, उस गंदे नाली से भी बदतर स्थान पे जहां पे खून की बदबू, मांस की बदबू, पट्टियों की बदबू, उन दवाओं की बदबू, रसायनों की बदबू आती रहती है। आप उस जगह पे जाके अपना समय भी देते हैं। आप अपने घर में, घर के आसपास लैट्रिन नहीं बनवाते, पैखाना नहीं बनवाते, इसलिए कि हमारे घर में किचन भी है, हमारे घर में रसोई घर भी है और वो अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए आप दूर अपना पैखाना व्यवस्थित करते हैं घर से। लेकिन वहीं आप जाते हैं अस्पताल में, वहीं खाते भी हैं, वहीं हकते भी हैं, वहीं पहनते भी हैं, वहीं कपड़ा भी बदलते हैं। कितनी यातना सहनी पड़ती है, परेशानी सहनी पड़ती है, और रिजल्ट कुछ नहीं आता। 5 दिन 7 दिन में उस रोगी के लक्षण को छुपा दिया जाता है, वो थोड़ा आपसे बोलचाल करने लगता है, बातचीत करने लगता है, आपकी छुट्टी कर दी जाती है कि आप जा सकते हैं, और आपको एक साथ 2 महीने की दवा लिख के दे दी जाती है कि आप इसको ले जाके घर पर इस्तेमाल करते रहें। और आप उसको लाते हैं, उसको खाते हैं, एक बीमारी आपकी छुटती है और उसी के साथ साथ नई बीमारी पैदा होने लगती है। जैसे मैं नाम लेके एक बीमारी का नाम आपको बताता हूँ। हम सबको आजकल सबसे ज्यादा सुनने में आता है कि एक हृदय रोग लोगों में बढ़ा हुआ है। ब्लड प्रेशर के कारण होने वाला हृदय घात जो है वो हर तीसरे चौथे व्यक्ति को है। ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, लो बीपी क्यों होता है? सबसे मूल कारण अब तक जिन वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया है उन सबका कहना है कि अगर किसी व्यक्ति कर रहे हैं जो फाइन ग्रेन्यूल्स के रूप में आता है, जो हम फ्री फ्लो के रूप में सोचते हैं कि जो नमक हमारा स्टिकी ना हो, चिपचिपापन ना हो, उसमें पानी का मात्रा ना हो, बिल्कुल सूखा हो, छोटा सा छिद्र में भी वो नमक बिल्कुल अच्छे से बाहर निकल जाए, हमें लगता है वो सबसे अच्छा नमक है। माफ करिएगा ये बात कहने के लिए, लेकिन वो सबसे खराब नमक होता है जो आपके शरीर में सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर को जन्म देता है। और वो क्यों देता है? क्योंकि हमारे शरीर में जितने आयोडीन की जरूरत एक दिन में पड़ती है उसकी मात्रा निश्चित है।
प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, फैट की मात्रा, मिनरल्स की मात्रा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इन सभी तत्वों की मात्रा शरीर को निश्चित रूप में ही चाहिए। लेकिन उसी प्रकार हमारे शरीर में जो आयोडीन होता है, इसकी भी मात्रा है 11 माइक्रोग्राम। और जो आयोडीन नमक सामान्य रूप से हम खाने में डाल के खाते हैं, उसमें चला जाता है शरीर में 56 माइक्रोग्राम। मतलब आपके शरीर की आवश्यकता से 5 गुना ज्यादा वो आपके शरीर में पहुंचता है, जिसके वजह से आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत बनती है। ठीक है, बन गई, समझ में आता है। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको एक दवा देता है ब्लड प्रेशर के लिए, जिसको टेल्सार एच कहते हैं या टेल्सार 40 कहते हैं, जिसमें जो मेन कंपाउंड होता है उसका नाम होता है टेल्मीसार्टन। टेल्मीसार्टन नाम का एक केमिकल होता है जो आपके शरीर के रक्त को पतला करने का काम करता है। एक दूसरी दवा दी जाती है आपको, जिसको एस्प्रिन कहते हैं। इकोस्प्रिन AB 75 नाम से आती है, इकोस्प्रिन 150 नाम से आती है। उसमें एस्पिरिन होता है और वो एस्पिरिन भी आपके शरीर में ब्लड को पतला करने का काम करता है। और जब आप एस्पिरिन खाते हैं तो आपका ब्लड पतला हो जाता है और आपके शरीर में के अंदर जो रक्त कोशिकाएं हैं, जो नसें हैं, उन नसों को ये दवाएं फैला देती हैं। और जब ये नसें फैल जाती हैं तो आपके रक्त का जो प्रवाह अवसंचरण हो रहा था, जिसके वजह से आपको उच्च रक्तचाप हुआ था, जिसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो हमारी नसें जब फैल जाती हैं, क्योंकि नसें आपकी बिल्कुल चुंबकीय की तरीके से हैं, आपके रबड़ की तरीके से हैं, इलास्टिसिटी होती है हमारे नसों में, तो वो दवाओं की वजह से जब फैलती हैं तो रक्त का प्रवाह सामान्य हो जाता है। अब यहाँ समझने की क्या बात है कि जो हमारा नस है, ये नस 12 घंटे से लेके 24 घंटे में फिर अपनी पुनः अवस्था में वापस आ जाता है। तो जब फिर पुनः अवस्था में आता है तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत बन जाती है। तो होता क्या है, यहीं पे आपकी बात क्लियर मैं कर देता हूं कि ब्लड प्रेशर की दवा जिस व्यक्ति को चल जाती है, 6 महीना 4 महीने के लिए नहीं बल्कि आजीवन जिंदगी के लिए चल जाती है। और उसका कारण यही है कि एक दवा खाइए, 24 घंटे तक आपकी नसें खुली रहेंगी, रक्त संचरण बराबर रहेगा। 24 घंटे के बाद नसें फिर अपने स्थान पे आएंगी, आप फिर खाएंगे दवा, फिर नसें फैल जाएंगी। लेकिन यहाँ मूल पर बात कोई नहीं कर रहा है। जिसके कारण आपको ब्लड प्रेशर हो रहा है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। ना इस देश के बड़े वैज्ञानिक बात करते हैं, ना इस देश की चिकित्सा में शीर्षस्थ पर बैठे बड़े डॉक्टर बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिनको आज इस देश में राजनीति में स्थान मिल चुका है। जैसे नाम लेके मैं कहूं तो डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि भारत देश के स्वास्थ्य मंत्री थे और अब WHO के अध्यक्ष हो चुके हैं। इनके मुंह से भी कभी आयुर्वेद, रोगों के कारण, कोरोना के पीछे की असली सच्चाई या इन सभी विषयों पर कोई बड़ा व्यक्ति बात नहीं कर रहा है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण बिल्कुल साफ अब हमें समझ में आता है कि इस देश में लूट तंत्र चलती रहे, लोगों द्वारा बनाया गया जो कुछ सिस्टम है दवा के क्षेत्र में, वो कुछ ही लोगों के हाथ की मोनोपोली बन के रह जाए। इसलिए कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि दवा और स्वास्थ्य के बारे में आप जाने। लेकिन स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी हर व्यक्ति का अधिकार है स्वास्थ्य को पाना। चाहे मनुष्य हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, कोई भी चीज हो, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य जरूरी है। एक बार को अगर आप कृषि नहीं करते हैं तो आप अपने परिवार का नुकसान करेंगे, अपने देश का नुकसान करेंगे। लेकिन अगर आप अपने शरीर के प्रति सचेत नहीं होते हैं तो आप अपना व्यक्तिगत और स्वयं का नुकसान कर रहे हैं। इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए। क्योंकि मैं अगर स्वदेशी की बात आपसे कहूं और मैं कहूं कि आप स्वदेशी सामानों को खरीदना शुरू करिए, विदेशी सामानों से पैसा देश के बाहर जाता है। और अगर आप विदेशी सामानों को खरीदते हैं तो आप सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप देश का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि स्वास्थ्य की बात है
तो यहाँ पर हर व्यक्ति अपना स्वयं का नुकसान करता है एलोपैथी दवाओं को खाकर। तो अब प्रश्न ये आता है कि ये जो तंत्र चल रहा है, जिसको मोनोपोली बनाया गया, ये क्यों चल रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है हमारे देश की लोक संख्या, हमारे देश की आबादी। 135 करोड़ के ऊपर भारत देश की जनसंख्या पहुंचने वाली है, और इस भारत देश में आप जानते हैं कुछ भी बेचना आसान है, जिसके लिए जहर का और मौत का व्यापार नाम से हमने एक पूरा विषय बनाया हुआ है, जिसके अंतर्गत 10, 15, 20 ऐसे सामान आते हैं जो साबित है कि पूरी तरीके से जहर है। कुछ जहर आपके सामने भी रखा है, मैं थोड़ी देर में इसका डेमो करके दिखाऊंगा कि क्या असर पड़ता है इनके खान पान से, इनके सेवन से। उससे पहले समझिए कि ये तंत्र चल क्यों रहा है। तो इतना बड़ा व्यापार जिसमें 135 करोड़ लोग वास करते हैं, 135 करोड़ लोग बसते हैं, और 135 करोड़ लोगों में से हर व्यक्ति के घर में एक ऐसा मशीन भेजा गया है जिस मशीन के माध्यम से कोई भी सूचना आप तक पहुंचानी बहुत आसान हो चुकी है, और उसका नाम है टेलीविजन, टीवी। टीवी के माध्यम से आप तक सूचना पहुंच जाती है, कहीं की भी सूचना हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज टीवी के माध्यम से वो सूचनाएं आप तक नहीं पहुंच रही हैं जो राष्ट्र को आगे बढ़ाएं, बल्कि वो सूचनाएं पहुंच रही हैं जो आपके स्वास्थ्य को और आपके देश को गड्ढे में डुबो सकती हैं। क्यों? मैं ये बात कहने के पीछे कारण क्या है, आपके मन में सवाल आ सकता है। तो एक लाइन में मैं जवाब देना चाहता हूं कि अगर एक अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को 250-300 साल गुलाम बना के रख सकती है, तो आज इस देश में 10,000 से ज्यादा बड़ी कंपनियां हैं, 10,000 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो इस देश में साबुन, शैम्पू, तेल, टूथब्रश, टूथ क्रीम, चड्डी, गंजी, लोशन, लिपस्टिक, लाली, फेस वॉश, पाउडर, ये सब बनाती हैं, जिसकी न तो हमें जरूरत है और न तो किसी दूसरे का बनाया हुआ हमें इस्तेमाल करने की नौबत है, क्योंकि भारतवासी इतना बुद्धिमान और इतना ज्ञानी पहले से ही है कि वो ये सब चीज तो अपने घर पे बना सकता है। लेकिन फिर भी आपके मन में एक वहम डाला जा रहा है, एक मैसेज डाला जा रहा है कि ये जो लाइफ बॉय का साबुन है यही आपके बैक्टीरिया को मार सकता है, दूसरा साबुन आपके बैक्टीरिया को नहीं मार सकता। रामदेव जी ने कोरोना पर एक दवा निकाली जिसका नाम था कोरोनिल। उसमें उन्होंने अश्वगंधा, मूसली, शतावरी, कुछ हमारे प्राचीनतम जड़ी बूटियों का मिश्रण करके तैयार किया एक औषधि, जिसमें उन्होंने इतना कह दिया कि ये दवा आपके कोरोना में काम करेगी, और बेशक करेगी, मैं ये साबित कर सकता हूं कि करेगी, क्योंकि ये रामदेव का बनाया हुआ औषधि नहीं है। ये हमारे महर्षि, हमारे महापुरुष, हमारे वैज्ञानिक चरक, वाग्भट, सुश्रुत, इन सब लोगों के बनाए हुए सूत्र हैं, जिन पर आज तक कॉमा और फुल स्टॉप की भी किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं हुई कि जो चैलेंज कर सके कि महर्षि वाग्भट ने यहाँ गलत लिखा या महर्षि सुश्रुत ने यहाँ गलत लिखा। तो रामदेव जी के इतना कहते ही आप सबने सुना मल्टीनेशनल कंपनियों ने किस प्रकार रामदेव पर ढाबा बोला, और सरकार ने भी किस प्रकार पतंजलि पर ढाबा बोला कि पेंडेमिक एक्ट लगने के कारण आप इस महामारी की दवा का इलाज नहीं कर सकते, इस महामारी की दवा का उद्देश्य आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये महामारी की संख्या में आता है, और उनकी दवा को रोक लगाई गई। आप कोरोना की दवा है ये कह के नहीं बेच सकते, ये बाकायदा कानून बनाया गया जिसको पेंडेमिक एक्ट बोलते हैं। लेकिन आप जानते हैं 10 दिन बीता, 15 दिन बीता, आज आप सब टेलीविजन देखते हैं, टीवी पे आने वाले 100 प्रचार में से 80-90 ऐसे प्रचार होते हैं जिसमें साबुन, जिसमें हैंड वॉश, जिसमें आपके क्रीम, सनस्क्रीन, लोशन, यहाँ तक कि रद्दी और कबाड़, बच्चों को जो हम बॉर्नवीटा और बूस्ट पिलाते हैं, वो कंपनियां भी इस समय दावा कर रही हैं कि आपके इम्यूनिटी को बढ़ा के कोरोना वायरस से 99.9% सुरक्षा कर सकता है। और आज इस देश में कोई सवाल नहीं करता है, कोई प्रश्न नहीं करता है। प्रश्न क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं एक ही बात अपने पिछले हर व्याख्यान में कहता चला आ रहा हूं, और वो बात मेरी नहीं,
वो बात मेरे गुरु राजीव दीक्षित जी की कही हुई है कि आज भी हम सब गुलाम हैं और गुलामी कहीं कागज पे लिखी हुई नहीं आती है। हम गुलाम हैं ये कहीं लिख के हमें नहीं दिखाया जाएगा। गुलामी की मानसिकता होती है, वो ये साबित करती है कि हम गुलाम हैं। हर वो व्यक्ति जो इस लूट तंत्र का हिस्सा बना हुआ है और अपने आत्मा से विरोध करने की ताकत नहीं कर सकता, सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकता, मैं ये मानता हूं कि हर वो व्यक्ति गुलाम है। आज के समय में हर वो व्यक्ति गुलाम है जिसका अपने खुद के शरीर पर कोई जोर नहीं है। वो मास्क लगाए, रुमाल लगाए, जो मन वो लगाए, उसके ऊपर है। अगर उसको ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है तो आप आज भी गुलाम हैं। आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे, आपके बच्चे कौन सा प्रोटीन पाउडर पिएंगे, आपके बच्चे का नाम कौन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में लिखा जाएगा, आप कौन से ब्रांड की कॉफी पिएंगे, चाय पिएंगे, ये सब आप अपने से नहीं करते। ये सब आपसे कराया जाता है टेलीविजन के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से, और आप उसको करते हैं। और उस करने की श्रृंखला में हमारे बीच में कुछ ऐसे जहर डाले गए हैं जो हम सबको 80 से लेके 120 रोगों की संख्या पूरी लिखी गई है और हमारे शरीर में रोग का कारण बन रहे हैं। क्या क्या है वो? सबसे पहला है जो आज हम पेय के रूप में गर्मियों में पीते हैं, जिसको कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक। अलग अलग नाम से बिकता है, पेप्सी कोला, कोका कोला, थम्स अप, मिरिंडा, ड्यू, 7 अप या माजा, लिम्का, स्लाइस, बहुत सारे नाम से बिकता है। और इसके लिए इन कंपनियों ने दलाल सेट कर रखे हैं। और वो दलाल कौन है? जिनको हमारे बच्चे अपना आदर्श मानते हैं। सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, ये सब ऐसे दलाल लोग हैं जो इन कंपनियों से दलाली खा के प्रचार करने का काम करते हैं और जानबूझ के अपने ही देश के लोगों को जहर खाने और जहर पीने के लिए मजबूर करते हैं। क्योंकि इस देश में अगर तेरे नाम पिक्चर आई थी तो मैंने देखा था, मैं तो बहुत छोटा था, हजारों हजार बच्चों ने तेरे नाम कट रख लिया था सलमान खान को देख के। तो अगर इस देश में बच्चे सलमान खान की बालों की कटिंग देख के बाल रख सकते हैं, तो अगर सलमान खान थम्स अप पी के गाड़ी उड़ा देता है तो जाहिर सी बात है करोड़ों करोड़ों बच्चे वो थम्स अप जरूर पिएंगे क्योंकि सलमान खान पीता है। ऋतिक रोशन ड्यू पी के ये बोलता है कि डर के आगे जीत है और गाड़ी उड़ाता है, इस पहाड़ से उड़ाता है और 200 मीटर उस पहाड़ पे जाके गाड़ी रुक जाती है और फिर ये बोला जाता है डर के आगे जीत है तो माउंटेन ड्यू पियो। तो वो सुन के आप जाते हैं माउंटेन ड्यू पीने, ना कि आप अपनी स्वेच्छा से। कोई भारत की परंपरा से जुड़ा हुआ व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि पेप्सी कोला पीना, कोका कोला पीना हमारे लिए अच्छा है। कोई गांव का किसान आपसे नहीं कहेगा कि ये पेय अच्छा है। आपके लिए अच्छा पेय है गन्ने का जूस, आपके लिए अच्छा पेय है नींबू का शरबत, आपके लिए अच्छा पेय है सुबह काढ़ा जो कि अलग अलग औषधियों से आप बना सकते हैं। आपके लिए अच्छा पेय है मौसमी का रस, आम का फल, आम का जूस, केला, ये सब चीजें जो हमारे प्राकृतिक संसाधन में उपलब्ध है वो आवश्यक है, ना कि आपके लिए पेप्सी कोला आवश्यक है और कोका कोला आवश्यक है। अब यहाँ पे व्याख्यान का दूसरा दौर शुरू होने जा रहा है। ये तो पहला दौर था जिसमें हमने ये देखा कि किस प्रकार हम अपने पैसों को इन विदेशी कंपनी और दवा के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के पास ले जाके मजबूरी में दे रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या इससे बचा जा सकता है? बिल्कुल बचा जा सकता है। और मैं ये कहता हूं कि अगर आपके मन में निष्ठा है तो वो निष्ठा जितनी है उतना बचा जा सकता है। मैं ये बात कह रहा हूं आपसे। अगर आपके मन में 50% निष्ठा है कि बचा जा सकता है तो 50% बचा जा सकता है। अगर 100% की निष्ठा है कि इन अंग्रेजी दवाओं के हड़ताल से बचा जा सकता है तो 100% भी बचा जा सकता है। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज 5 साल हो गए मैंने एक कॉम्बीफ्लाम और पैरासीटामॉल का टैबलेट भी नहीं खाया है। जब कभी मौसम का ऊपर नीचे होता है, हल्की सर्दी होती है, हल्का जुकाम होता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस क्रिया के माध्यम से म्यूकस को बाहर निकाल देती है, शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाता है। हमारा शरीर
इतना महत्वपूर्ण है, ईश्वर ने इसमें ऐसे तंत्र पहले से ही डाल रखे हैं कि किसी दवा की जरूरत ही नहीं है। आप जरा कल्पना करिए कि आज से 2000-3000 साल पहले जब कोई दवा नहीं था, जब एमबीबीएस डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, जब ये पढ़ाई नहीं हुआ करती थी और जब कोई गोली और कैप्सूल नहीं हुआ करता था, तब हम कैसे ठीक रहते थे और 120 साल, 130 साल, 140 साल की उम्र कैसे जी लिया करते थे। उसका कारण यही था कि हम सब ने अपने आप को प्रकृति के ऊपर छोड़ा हुआ था। हम सब अपने शरीर को ये मानते थे कि हम प्रकृति की गोद में रहते हैं, प्रकृति हमारी माता है और प्रकृति की ये आशा है और प्रकृति की ये कर्तव्य है, प्रकृति खुद आप क्यों बेटे के तरीके से पालती है, इसलिए आपको कभी रोग नहीं होने देगी। बदलाव कहां से आया? बदलाव तब से आया जब से हम लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि प्राकृतिक चीजों से बढ़ के कृत्रिम चीजें होती हैं, नेचुरल चीजों से बढ़ के हाथ की बनाई हुई केमिकल चीजें हो सकती हैं। हमने ये अपने आप से सवाल करना ही बंद कर दिया कि कभी हमें विटामिन या कभी हमें प्रोटीन दाल और फलों से भी मिल सकता है, बल्कि हमने तो अपने दिमाग में ये बिठा लिया कि अगर विटामिन की बात आती है तो मल्टीविटामिन कैप्सूल ही चाहिए। अगर माँ को प्रोटीन देने की बात आती है तो आप उड़द की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल मत देखिए। आप सीधे चले जाइए और मदर हॉर्लिक्स लेके चले आइए जो कि 400 रुपए किलो बिकता है, और वो मदर हॉर्लिक्स आप माताओं को पिलाइए। वो मदर हॉर्लिक्स आप उन बहनों को पिलाइए जिनके पेट में नौनिहाल बच्चे पल रहे हैं, जिन्होंने अभी इस दुनिया को देखा भी नहीं है। और उससे क्या होता है जो हम प्रोटीन पाउडर डालते हैं, आपको पता है? हमारे बच्चे का जो डीएनए तैयार हो रहा है, जो गुणसूत्र तैयार हो रहा है, आप जानते हैं गुणसूत्र मिलता है, क्रोमोसोम मिलता है, शुक्राणु और अंडाणु मिलता है, तब जाके भ्रूण बनता है और बच्चे का निर्माण होता है। 22 जोड़ी 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, वो मिलके शरीर की रचना बनाते हैं। और उसी बीच में जहां हमारे भारत की भारतीयता रही और मान्यता रही कि गर्भ धारण के समय में पूरा गर्भ संस्कार लिख दिया हमारे वैज्ञानिक डॉक्टरों ने, हमारे महर्षियों ने, वहां पे आज हम अपने माताओं बहनों को एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके अनुसार सारा ट्रीटमेंट करते हैं, और परिणाम क्या हो रहा है आपको पता है? माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, मैं बताना चाहता हूँ हमारे पास 50 ऐसी माताओं के रिपोर्ट हैं जिनके पेट में बच्चा गर्भ धारण हुआ, 5 महीने हुआ, 6 महीने हुआ, और उन्होंने डॉक्टर की कही एक एक बात मानी, एक एक दवा किया, लेकिन 6 महीने 7 महीने बाद उनका बच्चा खराब हो गया। बच्चा खराब हो गया या बच्चा मर गया। ये परिस्थिति हो रही है आज हमारी माताओं के साथ। क्यों? वो दवा से सिर्फ नहीं हो रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जड़ों में ही एक सुराग किया गया है, आपकी मूल संस्कृति में ही एक सुराग किया गया है। आपको डायरेक्ट कभी नहीं बताया जाएगा। जिस देश में भगत सिंह जैसे लोग पैदा हो सकते हैं, जिस देश में झांसी की रानी जैसी लोग पैदा हो सकती हैं, भगवान श्री राम जैसे लोग पैदा हो सकते हैं, उस देश को क्या आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है? नहीं, उनको बाकायदा प्लान करके हमें बेवकूफ बनाना पड़ता है। इसके लिए उन्होंने पूरा तंत्र डाला है। क्या तंत्र डाला है? हमारे घर की महिलाओं को व्यस्त कर दिया टीवी देखने में, और टीवी देखने में क्या दिखाते हैं? घर का पारिवारिक कलह, पति पत्नी के बीच के झगड़े, पति पत्नी के पारिवारिक जीवन में असंतुष्टि, असंतुष्टि के कारण पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, एक व्यक्ति का कई स्त्रियों से संबंध और एक स्त्री का कई पुरुषों से संबंध, ये टेलीविजन पे हमारी माताओं बहनों को दिखा दिया जाता है। और जो युवा वर्ग बचता है, उस युवा वर्ग को डाल दिया जाता है एक मीठी नींद की गोली में, जिसमें उसके हाथ में टेलीविजन दे दिया गया है, और उस टेलीविजन में ऐसी फिल्में, अश्लील चित्र डाले जाते हैं, अश्लील फिल्में डाली जाती हैं, वो वीडियो डाले जाते हैं जो कभी भी आपको वीरवान नहीं बना सकता, वो हमेशा आपका चरित्र ही भ्रष्ट करेगा। और एक ऐसी मीठी नींद की गोली दी जाएगी कि कभी आपका स्वाभिमान आपके खड़े होने का कारण बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि स्वाभिमान बचेगा ही नहीं। आपको ये लगने लगेगा
यार हम तो इसीलिए पैदा हुए हैं कि हम किसी दूसरे की बनाई व्यवस्था को चलाने का एक जरिया बन सके। जैसा कि आज हम सब हैं, आपके नजदीक में बिहार है, मैं यूपी बलिया में बैठा हुआ हूं। आप जानते हैं भारत देश की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा संभाल के रखने में जो मजदूर वर्ग काम करता है वो उत्तर प्रदेश और बिहार का ही मैन पावर होता है। तो इनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, कंपनियों को आपके मेहनत से, हमारे मेहनत से। उनका उत्पादन होता है, चंद कौड़ियों के भाव पे आप उनको काम करने के लिए मिल जाते हैं। तो दूसरी तरफ मजदूरों को एक मीठी नींद की गोली देके सुला दिया जाता है। बाद में जब आप बुजुर्ग होने की स्थिति में पहुंचते हैं तब तक आप इस हाल में पहुंच जाते हैं कि आप कुछ करने की हालत में ही ना रहे और आपको एक रोग पकड़ लेगा, आपको हृदय रोग हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा और आप जब तक जीवन है दवा पर ही बिताते रहेंगे, कभी सोच ही नहीं पाएंगे। और जब 60 साल आपकी उम्र होगी तो आप अपने नाती पोते को ये कहेंगे कि तू क्या कर रहा है, अपनी हालत को क्यों नहीं देखता, इस देश के लिए कुछ कर ले, अपने लिए कुछ कर ले। हमें कोई हक नहीं बनता ये कहने का अपनी आने वाली पीढ़ियों से कि वो गलत करेंगी, क्योंकि आज की पीढ़ियां आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचना ही बंद कर दी है। माँ बाप सोच रहे हैं केवल अपने बच्चे तक। माँ बाप के जो बच्चे होंगे जब तैयार होंगे तो वो भी सोचेंगे केवल अपने बच्चे तक। तो हमारी पीढ़ियां कहाँ जाएंगी और हमारा आने वाला भविष्य कहाँ जाएगा? तो हमारे भारत की जो वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना है, वो कैसे पूरी होगी? तो उसके लिए एक बहुत अच्छा जवाब है और बहुत प्यारा जवाब है। आप सब जानते हैं, सब व्यक्तियों ने सुना है और ये मेरा जवाब नहीं है और वो जवाब है इस देश में अब तक पैदा हुए सबसे बड़े ज्ञानी का, जिनका नाम था भगवान श्री कृष्ण। और उन्होंने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या मतलब है इसका? कि जब जब अधर्म की हानि होगी तब तब उस हानि को मिटाने के लिए, अधर्मियों का नाश करने के लिए, उस पाप की व्यवस्था को खत्म करके भारतीय मान्यता की व्यवस्था को बनाने के लिए मैं आता रहूंगा। तो मैं कौन? मैं का कोई रूप नहीं है। वो राम के रूप में आ सकते हैं, वो कृष्ण के रूप में आ सकते हैं, वो मंगल पांडे के रूप में आ सकते हैं, वो चंद्रशेखर आजाद के रूप में आ सकते हैं, वो राजीव दीक्षित के रूप में आ सकते हैं, वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के रूप में आ सकते हैं, वो तात्या टोपे के रूप में आ सकते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, मेरे, आपके, हम सबके रूप में आ सकते हैं। बस चुनाव ये करना है कि क्या मैं अपने जीवन का राम हूं या मैं अपने जीवन का रावण हूं? क्या मैं अपने जीवन का वो कृष्ण हूं जो अधर्मियों का नाश करने के लिए आया हूं, या मैं अपने जीवन का वो कंस हूं जो दुराचारी को बढ़ाने के लिए आया है और दुराचारियों को खत्म करने के लिए आया है? तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे महापुरुष निकले, बहुत सारे महर्षि निकले, जिन्होंने इन अधर्मियों के आने का पता पहले ही लगा लिया था और उसके लिए बहुत सारे ऐसे सूत्र और बहुत सारी ऐसी विधियां बता दिया आपको, जिसका कभी कोई पैसा नहीं लिया, कभी 1 रुपया पैसा मांगा नहीं आपसे, और जिससे आप अपने हर रोग की चिकित्सा स्वयं कर सकते हैं। सिर्फ आप अपने थोड़े शरीर को जान लीजिए, थोड़े आप अपने शरीर द्वारा दिए जा रहे निर्देशों को समझ लीजिए, आप अपने अंगों की कार्य प्रणाली को समझ लीजिए। जैसे मैंने शुरू में बताया कि भोजन का पाचन कैसे होता है, उसी प्रकार आप समझ लीजिए कि रक्त का काम क्या है, किडनी का काम क्या है, हृदय का काम क्या है, बड़ी आंत का काम क्या है, छोटी आंत का काम क्या है। ये अगर थोड़ा सा आपने समझ लिया तो आप अपनी चिकित्सा स्वयं कर सकते हैं। और मैं ये बात जो अब कहने जा रहा हूँ वो शायद आपको हास्यास्पद लगे, लेकिन मैं ये विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि अब मैं जो आपको चिकित्सा बताने जा रहा हूँ, जिससे आप अपने शरीर की 70% चिकित्सा कर सकते हैं, इसमें 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होगा। ये बात आप विश्वास के साथ मान लीजिए।
अगर आप उस चिकित्सा को करें तो इस चीज का ध्यान सबसे पहले रखें कि हम जो चिकित्सा करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक चिकित्सा नहीं है, बल्कि हमारे देश की जलवायु से बहुत सारे फैक्टर जो हैं, बहुत सारे कारक जो हैं, वो भी इस चिकित्सा के लिए संबंध रखते हैं। तो इस चिकित्सा का परिणाम उसी अनुसार आएगा जिस प्रकार उस चिकित्सा के प्रति हमारी भावना होगी। तो हम जिस भावना से उस चिकित्सा को करना चाहें, वो भावना आप इसको समझने के बाद अपने मन में पैदा करें। तो मैं इसके लिए आपको प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ लक्षणों और कुछ उपायों के बारे में बताना चाहता हूं। हम सबने हमेशा से सुना है एक कहावत कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, ये 5 प्रकार के तत्वों से हमारा शरीर बना है। हम सबको पता है, हम सबको बचपन से बताया जाता है। तो ये 5 तत्व क्या हैं? ये मिट्टी है, वो आकाश है, जल यहाँ पे रखा हुआ है, वायु आप देख रहे हैं, अग्नि आप जानते हैं, सूर्य को अग्नि का प्रतिबिंब बताया गया है। तो इन 5 चीजों से शरीर का अगर संचारण हुआ है, निर्माण हुआ है, तो कभी भी भविष्य में अगर कोई रोग होता है तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि कहीं इन 5 तत्वों में कोई कमी तो नहीं आ गई है। समझिए, इस बात को थोड़ा गहराई से समझिए मेरी बात को, कि अगर हमारा शरीर 5 प्रकार के तत्वों से बना है, अगर आप खाना बनाते हैं, उसमें नमक डालते हैं, धनिया डालते हैं, मिर्चा डालते हैं, टमाटर डालते हैं, या जो कुछ भी मिर्च मसाले डाल के आप पकवान बनाते हैं, उसमें कोई कमी आएगी तो आप 2 ही चीज पे तो तर्क करेंगे। या तो डाले जाने वाले सामानों को देखेंगे कि सही है या खराब है, या तो आप ये देखेंगे कि क्या उन सामानों को बनाने की, उन पकवानों को बनाने की स्थिति हमारी क्या है, उसको तरीका क्या है। तो हमारा शरीर भी एक ऐसा तंत्र है जिसको कोई नहीं समझ सकता पूरी दुनिया में। जो कुछ भी समझ सकते हैं आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि शरीर जो संदेश देगा वो आपको देगा, किसी दूसरे को नहीं देगा। हमें पेट में गड़बड़ी होती है, पेट में दर्द होता है, तो कैसा दर्द होता है ये आप ही समझ सकते हैं, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं समझ सकता, क्योंकि वो दर्द आपको हो रहा है, वो तकलीफ आपको हो रही है। अगर आपको हृदयघात आएगा तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, तकलीफ उठाना पड़ेगा। तो आज आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हमारे शरीर में कहीं कोई रोग आता है तो क्या हम अपने इन 5 तत्वों को सम्मिलित करके, मिलान करके भी अपनी चिकित्सा कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय परंपरा में 5 प्रकार की चिकित्सा का वर्णन मिलता है। अगर हम पता करें तो सबसे पहला है ईश्वरीय चिकित्सा, दूसरा है योग चिकित्सा, तीसरा है यज्ञ चिकित्सा, चौथा है गव्य चिकित्सा, जिसमें हम गौ माता के आशीर्वाद से चिकित्सा करते हैं, और गव्य चिकित्सा से हम लोगों ने कैंसर जैसी बीमारी पर भी इजाद पाया है, और कैंसर का फर्स्ट स्टेज भी ठीक होता हुआ दिख रहा है सिर्फ गौ माता के आशीर्वाद से। तो गव्य चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद चिकित्सा, ये छठकोणीय चिकित्सा हमारे देश की पुरातन संस्कृति में अगर देखें तो देखने को मिलता है। तो मैं आपसे प्राकृतिक चिकित्सा की बात करना चाहता हूं, जिसके माध्यम से आप अपने हर रोग की चिकित्सा लगभग कर सकते हैं। यहाँ हर रोग से मेरा मतलब ये है कि जो रोग ने अब तक आपके शरीर में गंभीर लक्षण ना पकड़ा हो। आयुर्वेद की दृष्टि से और प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से हमारा शरीर किसी लक्षण को क्रिया का रूप तभी देता है जब वो रोग बिल्कुल चरम से ऊपर चला जाता है। मतलब अगर हमें हृदयघात हुआ, हमारे शरीर में जमा हुआ मल 70% के ऊपर गया और हमको हृदयघात हुआ, तो एलोपैथी में तो ये कहा जाएगा कि आपको हार्ट अटैक हुआ, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में ये कहा जाएगा कि आपके रोग ने अब लक्षण दिखा दिया है, तो चिकित्सा की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? कोई भी आपके शरीर में अगर लक्षण बैठता है, कोई भी रोग होता है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में बहुत सारे विजातीय द्रव्य भर चुके हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स भर चुके हैं, जिन टॉक्सिन्स को मैं यहाँ पे रखा हुआ हूँ आपके सामने। इसका डिमॉन्स्ट्रेशन और लाइव एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हमारे शरीर में जाके कैसे काम करता है। इसी प्रकार चीनी खाते हैं, मैदा खाते हैं, मैदे के बाद रिफाइंड ऑयल खाते हैं,
रिफाइंड ऑयल के बाद पाम ऑयल खाते हैं। आजकल टीन में 15 लीटर का डिब्बा आता है, दुकानदार भाई लाके रख लेते हैं सरसों का तेल, और वो खुला खुला बेचते हैं। वो भी आपके शरीर में सबसे ज्यादा एलडीएल को बढ़ाता है और आपको हृदयघात करता है। मतलब कि सीधा सीधा है कि अगर आपको कोई रोग हो रहा है, इसका मतलब आपके शरीर में कोई विष इकट्ठा हो रहा है। तो अगर वो विष इकट्ठा हो रहा है तो हमें रोग हो रहा है, और अगर रोग को दूर करना पड़ेगा तो एकदम सीधा सा फंडा है कि हमारे शरीर में मौजूद उस विजातीय द्रव्य को शरीर से बाहर कर दिया जाए। तो शरीर से बाहर कैसे किया जाएगा? उसका क्रिया शरीर खुद करता है। कैसे करता है? आपने सुना होगा, हमको बुखार होता है, बुखार होते ही हम जाते हैं पैरासीटामोल खा लेते हैं, अपने बुखार की गर्मी को शांत कर देते हैं या बुखार को उतार देते हैं। मेरा आप भाइयों से निवेदन है कि सामान्य रूप से 3 दिन तक अगर आपको बुखार हो तो आप उसकी दवा ना लें। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि बुखार शरीर इसलिए होता है शरीर में, क्योंकि आपके शरीर में जो विजातीय द्रव्य भर चुका है वो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस माध्यम से बाहर निकालती है। भाई हमारा शरीर कैसे निकालेगा? आपके घर में कोई कचरा साफ हो जाता है तो आप क्या करते हैं? वैक्यूम क्लीनर लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, या कपड़े से साफ कर देते हैं, या झटक देते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। शरीर भी उसी प्रकार से हमारे शरीर में मौजूद हुए द्रव्यों को निकालता है जिनको शरीर की कोई जरूरत नहीं। और वो क्या है? मल के रूप में, मूत्र के रूप में, पसीने के रूप में, सर्दी के रूप में, जुकाम के रूप में, कफ के रूप में, और उसके बाद बुखार के रूप में। इन अलग अलग तरीकों से शरीर हमारे अंदर मौजूद विजातीय द्रव्यों को निकालता है। हम क्या करते हैं? दवा खा लेते हैं। जैसे ही सर्दी हुई, दुकान पे जाके विक्स एक्शन 500 लिया, उसको खा लिया। अब खाते ही क्या हुआ कि जहां से सेंसेशन, हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड से ये सेंसेशन निकल रहा है कि आपको सर्दी हुई है, वो सर्दी इसलिए नहीं हुई है कि आप बीमार पड़ गए हैं, बल्कि आपके शरीर के अंदर जो वायरस, जो बैक्टीरिया चला गया है, जिसको आपके शरीर को कोई जरूरत नहीं है, वो शरीर निकाल रहा है। वो शरीर निकालेगा तो कैसे निकालेगा? जब आपको सर्दी होगी तो नाक के माध्यम से आपको सर्दी निकलेगा बाहर, और वहां से फिर आपका वो बैक्टीरिया बाहर निकल के बाहर चला जाएगा। तो ये शरीर की क्रिया है जो शरीर स्वतः संचालित करती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पके हुए भोजन पर अपना शरीर चलाना चाहते हैं। शरीर को किस चीज की आदत है? शरीर को कच्चे रूप में पाए जाने वाले भोजन की आदत है। हम आज जो भोजन करते हैं वो भोजन कृत्रिम तरीके से पकाया हुआ है। जैसे चावल बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, इन सबको हम क्या करते हैं? आग पर पकाते हैं। आग पर पकाने के बाद इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं, इनके अंदर जो मौजूद पोषक तत्व होते हैं, उनका रसायन विज्ञान में एक रचना होती है, एक संरचना होती है। जैसे अगर मैं मेथेन की बात करूं, CH4, तो उसकी रचना C होता है कार्बन, और 4 हाइड्रोजन अलग अलग जुड़ा होता है। तो जैसे ही हम अपने भोजन को पकाते हैं आग पर रख के, उसका जो सिस्टम है, जो उसका बैलेंस है, जो चक्र है, वो टूट के अलग हो जाता है। फिर क्या होता है? वो भोजन हम करते हैं, और भोजन को शरीर के जिस हिस्से पर जाके बैठना चाहिए वो वहां पर बैठ ही नहीं पाता, क्योंकि भोजन का तो पता ही गलत हो गया है। तो जब पता गलत हो गया है तो पड़ोसी के यहाँ पहुंच जाता है। वो जब पड़ोसी के यहाँ पहुंच जाता है तो भाई पड़ोसी उतनी खातिरदारी थोड़ी कर पाएगा जितना आपका अपना रिश्तेदार करेगा। तो फिर वहां से क्या होता है? कुछ मात्रा आपके भोजन की पाचन होती है और आपके शरीर में विटामिन, मल्टीविटामिन, मिनरल्स पहुंच जाता है। बचा हुआ जो भोजन है वो मल के रूप में इकट्ठा हो जाता है। फिर क्या होता है? अब हमने भोजन कर लिया, वो मल इकट्ठा हो गया, मतलब शरीर को जो जरूरत नहीं थी उसको मल बना दिया। कल सुबह शरीर इसको बाहर निकालने वाला है। उसी समय मन में आया कि चलते हैं चाय पी लेते हैं, और तुरंत गए, घर में चाय बनवाया और चाय उठा के पी लिए। हुआ क्या? चाय भी एसिडिक, चाय में पड़ने वाली चीनी भी एसिडिक, और हमारे पेट के अंदर मौजूद अम्ल भी एसिडिक, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब 3 एसिड अलग अलग मिलके हाइपर एसिडिटी आपके शरीर में बना देता है। हाइपर एसिडिटी मतलब आपके शरीर में निकलने वाला जो प्रोटॉन पंप है,
जो निकलने वाला पाचक रस है उसमें दुविधा पैदा कर देता है। अब जैसे ही चाय आपने पी, दुविधा पैदा हुई तो तुरंत आपको ब्लड प्रेशर तो हो ही जाएगा, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता। जैसे ही आपने चाय पी, आपको गैस तो बननी ही है, क्योंकि गैस बनेगी जब आपका भोजन नहीं पचेगा, और वो भोजन आपके बड़ी आंत में जाके इकट्ठा होगा, और बड़ी आंत में जब इकट्ठा होना भोजन शुरू होगा तो एक समय आएगा जब सबसे पहले हमारे यहाँ पे ये हिस्सा जो है यहाँ पे चर्बी दिखना प्रारंभ होगा। आपने देखा है किसी को चर्बी दिखना शुरू होती है तो कुछ खास खास जगहों पर दिखती है, जैसे नाभि के नीचे जो पेड़ों का हिस्सा होता है, और यहीं पे हमारी बड़ी आंत होती है। तो वो जो वसा, वो जो तेल हमने रिफाइंड के नाम पे, कच्ची घानी, झूठा कच्ची घानी के नाम पर खरीदा है डॉक्टरों का नाम सुन के, रिफाइंड, सफोला, फार्चून, डालडा, ये सब जो हमने खाया है, चाउमीन, मैगी, पिज्जा, बर्गर, ये जमा होता है एलडीएल के रूप में और आपके शरीर में सैकड़ों रोगों को जन्म देता है। तो कुल मिला के मतलब इतना है कि अगर आपको कोई रोग होता है तो वो रोग आपके पाचन से ही जन्म लेगा। जब आपका पाचन बिगड़ेगा तभी उस रोग का जन्म होगा। तो अगर कोई रोग जन्म लेता है तो हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं हमारा पाचन तो नहीं बिगड़ गया है, और उस पाचन को और उस रोग को व्यवस्थित करने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने 5 प्रकार की चिकित्सा का विस्तृत वर्णन किया है, जिसमें सबसे पहली चिकित्सा आती है जिसको मिट्टी चिकित्सा कहते हैं। मिट्टी चिकित्सा में क्या होता है कि हम अपने ज्यादातर रोगों का चिकित्सा मिट्टी से कर सके, और मिट्टी कौन सी? जो मिट्टी हमारे आसपास पाई जाती है। आपको हंसी आ रही होगी कि क्या मिट्टी से भी कोई उपचार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको केरल में लेके चलता हूं, जहां पे केरल में एक नेचुरोपैथी सेंटर है। वहां पे लोग 50-50 हजार रुपए 7 दिन का देने आते हैं, और वहां आते हैं इस बात के लिए सिर्फ ताकि 7 दिन तक वो उस प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ उठा सके, जिसमें उनको मिट्टी का लेपन, मिट्टी का मर्दन, मिट्टी का लेपन और मर्दन के साथ स्नान, फिर कीचड़ स्नान, फिर मिट्टी चिकित्सा, पट्टी चिकित्सा, वायु चिकित्सा, ये जो 5 महाभूत हैं, इन 5 महाभूतों द्वारा चिकित्सा का लाभ लेके अपने शरीर को रोग मुक्त कर सके। आप जानते हैं अक्षय कुमार नाम का एक कलाकार है इस देश में जो फिल्म बनाने का काम करते हैं। वो अक्सर महीना, 2 महीना, 4 महीने पर नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक सेंटर पे वो व्यक्ति जाता है, और इस बात के लिए जाता है ताकि अपने शरीर की शुद्धि करा सके। लेकिन आप जानते हैं ऐसे बहुत सारे हीरो हीरोइन हैं जो ये क्रिया करते हैं, लेकिन कभी उनका बाहर नहीं आता, कभी वो बताते नहीं, क्योंकि उन्होंने उन विदेशी कंपनियों से, मैंने कहा ना कि दलाली के लिए पैसा ले रखा है, तो वो बोल नहीं सकते कि मैं प्राकृतिक चिकित्सा कर रहा हूं और आपको ठंडा पिला रहा हूं, कोल्ड ड्रिंक पिला रहा हूं। लेकिन वो जाते हैं, और सिर्फ वही नहीं, बड़े बड़े उद्योगपति भी जाते हैं मिट्टी चिकित्सा का लाभ लेने के लिए। क्या क्या चिकित्सा हम कर सकते हैं और कैसे करनी है मिट्टी चिकित्सा, इस पर मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से बताना चाहता हूं। सबसे पहले जैसे ही मिट्टी चिकित्सा की बात आती है तो प्रश्न ये उठता है कि मिट्टी का चुनाव कैसे करें, हम कौन सी मिट्टी लें जो हमारे ट्रीटमेंट के लिए, चिकित्सा के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में जो वर्णन किया गया है मिट्टी का, उसमें माना गया है कि छिछले जल के करीब की जो मिट्टी होती है वो सबसे उत्तम मानी जाती है। गंगा नदी के किनारे की जो मिट्टी होती है वो सबसे उत्तम मानी जाती है। बहती हुई नदी का जो झरना होता है, जो नदी का प्रवाह होता है, इसके किनारे की मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। और पीपल या बरगद का कोई पुराना वृक्ष हो तो उसके जमीन के 1 फीट के नीचे की भी मिट्टी बहुत अच्छी होती है, आप चिकित्सा के लिए ले सकते हैं। तो ये मिट्टी के लिए सबसे अच्छी कौन कौन सी आपकी मिट्टी होगी, चुनाव करना हो, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, या तो इसकी रिकॉर्डिंग पड़ेगी, YouTube पर रिकॉर्डिंग पड़ेगी, उसका चैनल भी है बाकायदा जो आपको घनश्याम भाई बता देंगे, आप उस पर देख के पूरा लिख सकते हैं। नहीं, अंत में मैं वो पूरा बना के आपको दे दूंगा। और उसके लिए एक पुस्तक भी है हमारे पास अंदर, जिसमें पूरा बताया गया है कि कहां से मिट्टी लेना आपके लिए अच्छा होगा। तो उसमें आप नदियों के किनारे का,
कुएं तालाब के किनारे का, जमीन का मिट्टी और आपकी खेतों की मिट्टी ले सकते हैं। अब बात आती है कि मिट्टी कौन सी हो, क्योंकि मिट्टी भी अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे लाल मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है, एक होती है बलुई मिट्टी जिससे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, आप सबने देखा है। एक होता है जिसको मुल्तानी मिट्टी कहते हैं, जो हमारे शरीर को सौंदर्य प्रदान करने का काम करता है। मिट्टी के कुछ विशेष लाभ की अगर मैं बात करूं तो इस बात को मैं गांधी जी के एक वक्तव्य से आपको बताना चाहता हूं। एक बार गांधी जी सेवाग्राम अपने आश्रम में बैठे थे और वो मिट्टी की पट्टी अपने सर पर लगा के लेटे हुए थे। उसी समय जर्मनी का एक प्रेस अधिकारी, एक प्रेस में काम करने वाला व्यक्ति आता है जिसका नाम जॉर्ज बुश था। वो जब आता है तो देखता है कि गांधी जी के सर पे मिट्टी लगी हुई है, तो वो पूछता है कि आप इससे क्या कर रहे हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि ये वो चीज है जो कि हमारे रोगों को तो हरती ही है, साथ में जब ये मेरे सर पर रखी जाती है तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई सोने और चांदी से भी कीमती मुकुट मेरे सर पर रखा हुआ है, क्योंकि मेरी अपनी मिट्टी को मैं अपने सर से लगा के रखा हुआ हूँ। कितनी गहरी बात है मिट्टी के लिए प्रति गांधी जी की, जो गांधी जी कहते हैं। और ये वो क्यों कहते हैं ये हमें समझना चाहिए कि एक अकेला व्यक्ति जो 40 दिन तक उपवास करता था, गांधी जी आप जानते हैं उनके जीवनी में लिखा है कि 50 दिन तक का उपवास गांधी जी ने किया है। सिर्फ जल पर रहकर, मट्ठे पर रहकर और बकरी के दूध पर रहकर 9 दिन, 11 दिन, 17 दिन और 40 दिन तक का उपवास गांधी जी ने किया है। और इस पूरे देश में उन्होंने वो क्रांति ला दी कि उनके पीछे लाखों करोड़ों लोग चलने को तैयार हो गए। आप सोचिए जरा, कल्पना करिए कि कितना तेज है उस प्राकृतिक चिकित्सा में। और ये जो हम उपवास करते हैं ना, ये उपवास भी हमारे चिकित्सा का ही एक हिस्सा है, जो कि आकाश चिकित्सा के अंतर्गत आता है, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। बात करते हैं मिट्टी का, चूंकि समय ज्यादा हो रहा है और विषय भी और है, तो मैं थोड़ा जल्दी में अभी आगे व्याख्यान के अंत सिरे में पहुंचता हूं कि मिट्टी से आप चयन करते हैं कि 5 प्रकार की मिट्टी है। उस मिट्टी को बनाने का क्या तरीका है। आप जो भी मिट्टी लेते हैं उसमें सबसे उत्तम मिट्टी होती है काली मिट्टी। जो आपके यहाँ जमीन की मिट्टी है, ये सबसे उत्तम मिट्टी मानी जाती है। ये मिट्टी आपको लेना है। लेने के बाद लेने का क्या तरीका है, जमीन से 1 फीट आप गड्ढा कर लीजिए। गड्ढा करने के बाद गड्ढे के नीचे से वो मिट्टी निकाल के आप घर पे लेके आइए। 3 दिन उसको तपती धूप में सुखाइए, क्योंकि आप जानते हैं धूप जो सूर्य है, सूर्य के किरणों में वास्तविक रूप से हमें 2 या 3 कलर दिखता है। लाल दिखता है, पीला दिखता है, नारंगी दिखता है। लेकिन आप जानते हैं सूर्य में 7 कलर होता है, बैनी, आह, पिनाला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 कलर होते हैं हमारे सूर्य के किरणों में। हमारे रक्त में भी जल है, हम जो दाल पीते हैं उसमें भी जल है, जो फल खाते हैं उसमें भी जल है, जो दूध पीते हैं उसमें भी जल है। तो जल के प्रति सचेत होना सबसे पहले हमें जरूरी है। तो जल के प्रति कैसे सचेत, जल को लेने के कुछ नियम बताए गए हैं, आप उसको ध्यान पूर्वक समझ लें। सबसे पहला नियम है कि आप जब भी सुबह सो के उठें तब भी आप गुनगुना पानी 1 से 1.5 गिलास या 2 गिलास तक का सेवन करें, जितनी आपके शरीर की क्षमता हो। और आयुर्वेद ये कहता है कि इसकी मात्रा आप बढ़ाते बढ़ाते 2 लीटर तक ले जा सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता हो। दूसरी इसमें क्या ध्यान रखने की बात है कि किसी भी प्रकार का जल हो, चाहे उस जल को आपने औषधि गुणों से सूर्य की किरणों द्वारा औषधि बनाया है, चाहे कैसा भी बनाया है, चाहे किसी पर्वत का जल है, गंगा जल का जल है, इन सभी जलों को भोजन करने के बाद तुरंत पीना वर्जित बताया गया है। क्योंकि भोजन करने के तुरंत बाद जल पीने से जो हमारी जठर अग्नि जलती है, जिससे हमारे भोजन का पाचन होता है, वो बंद हो जाता है। आप भोजन करने के बीच में थोड़ा थोड़ा पानी ले सकते हैं, वो चल जाएगा एक बार को, लेकिन भोजन करने के बाद आप पानी ना पिए किसी भी हाल में। अब अगर आपको कोई रोग होता है तो जल से चिकित्सा कैसे करनी है, उसके लिए स्नान की एक प्राकृतिक विधि बताई गई है, स्नान करने की एक वैज्ञानिक विधि बताई गई है। आज हम स्नान करते हैं, कैसे करते हैं,
बाथरूम में जाते हैं, बाथरूम चारों तरफ से बंद होता है, साबुन लेते हैं, सबसे पहले शरीर पर वो केमिकल वाला साबुन घिसते हैं। वो केमिकल वाला साबुन सबसे पहले हमारे त्वचा को खराब कर देता है। उसके बाद साबुन हटाने के बाद अपने बालों पर वो शैम्पू लगा लेते हैं, वो भी खराब करता है हमारे बालों को। फिर शैम्पू और साबुन से निपटने के बाद फिर वैसे ही बाहर निकलते हैं, सनस्क्रीन का लोशन लगा लेते हैं, वो भी त्वचा के लिए जहर है। उसके बाद जैसे ही त्वचा सूखती है हम अपने चेहरे पर क्रीम व्रीम लगा लेते हैं सब, और लगता है एकदम अब महक आनी शुरू हो गई है। लेकिन आप जानते हैं कि इससे त्वचा के अंदर जो रोम छिद्र है, जो छोटे छोटे पोर हैं, वो पोर आपके शरीर के बंद हो जाते हैं, जिससे जो हमारा पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है, उसके माध्यम से शरीर के अंदर जमा हुआ विजातीय द्रव्य नहीं निकल सकता। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि हमें रोग घेरना शुरू करते हैं। तो आपको स्नान का तरीका बदलना पड़ेगा अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए तो। कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा? वो वैज्ञानिक विधि जो वैज्ञानिक विधि हमारे भारत देश के स्नान की हुआ करती थी। कौन सी? वैसे तो हम सबने सुना है कि नदी में, चलते नदी में धारा के विपरीत तैरना सबसे उत्तम होता है। अगर कोई नदी का पानी बह रहा है और उसकी धारा के विपरीत में कोई तैरता है तो वो दुनिया का सबसे अच्छा और वैज्ञानिक स्नान माना जाता है प्राकृतिक चिकित्सा में। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा चिकित्सा का स्नान है जो आप अपने घर पर ही कर सकते हैं, और वो तरीका ये है कि जब आप स्नान करने जाते हैं, अभी आप सामान्य रूप से पानी की छींटे अपने शरीर पर डालते हैं, साबुन लगाते हैं, नहा के पोंछ लेते हैं। अब आपको ऐसा नहीं करना है। अब आपको प्राकृतिक चिकित्सा के स्नान के बारे में अगर जानना है तो उसमें सबसे पहले शुरुआत होती है आपके पैरों को धोने से। हम सीधे शरीर पर पानी डालते हैं और फिर वो पानी पैरों तक आता है, जबकि आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि पहले पैरों को ठंडा करिए, थोड़ा थोड़ा पैरों पर पानी डालिए ताकि हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित होता आए, और फिर सर पर पानी डालना अच्छा होता है। तो आपको पैरों से पानी डालना शुरू करना है और अंत में सर पे पानी डालना है, पहला। दूसरा, आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप स्नान करें, उस स्नान से पहले आप अपने शरीर को 5 से 6 मिनट मर्दन जरूर करें, और वो मर्दन सूखा होना चाहिए, ना कि पानी के साथ होना चाहिए। और कैसे करना है? जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ, इस प्रकार आपको अपने पूरे शरीर पर घिस के बहुत अच्छे तरीके से मालिश करनी है, बिना कुछ लगाए। ठंडी का महीना है, अगर आप सरसों का तेल लगा लेंगे तो बहुत उत्तम है। इससे क्या होगा, आपके शरीर का रोम छिद्र खुल जाएगा, और जब आप इस प्रकार का स्नान करेंगे तो आपके चेहरे को प्राकृतिक सुंदरता प्रदान होगी। आपके चेहरों पर जो झाइयां, झुर्रियां आनी स्टार्ट हो रही हैं, जो पर्यावरण में हमारे विजातीय द्रव्य में हम क्या करते हैं, एक मशीन नुमा सिस्टम तैयार किया जाता है जो प्लाई बोर्ड का होता है, 4x4 का। इसके अंदर मेज रखा जाता है, आप घर में अपने बना सकते हैं। वो मेज पर आपको बैठना होता है और फिर ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है, सिर्फ गला आपका ऊपर निकला होता है, बाकी पूरा शरीर आपका अंदर रहता है उस बॉक्स के। जब आप ये चिकित्सा शुरू करते हैं तो उसमें पानी खौलता हुआ जो होता है, उसकी भाप आपको अंदर उस कैबिन में, उस चैम्बर में डालनी पड़ती है, बचा सकते हैं, और वो कहीं लुटने से बच सकता है। देश का पैसा अगर देश में रहा तो देश की ही समृद्धि होगी, और देश की समृद्धि तभी हो सकती है जब हम सब ये कल्पना कर लें कि हमें देश को समृद्ध बनाना है। इसी प्रकार एक तीसरी मुख्य चिकित्सा है जिसको बता के मैं अपनी बातों को खत्म कर दूंगा। इसमें आता है आकाश चिकित्सा, क्योंकि 5 पद्धतियों द्वारा हमारा शरीर बना है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, जिसमें हमने मिट्टी चिकित्सा देख ली जो धरती तत्व है, जल चिकित्सा देख लिया जो जल तत्व है। अब हम देखने जा रहे हैं आकाश चिकित्सा, जिसके अंतर्गत आती है उपवास विधि, जिसको हम भूखा रहना, व्रत रहना की, और फिर अंत में आता है आपका वायु चिकित्सा। वायु चिकित्सा भी अगर आप प्रकृति से जुड़े हुए हैं तो वायु अपना काम करेगा। लेकिन 3 चिकित्सा मुख्य है जिसमें हमारी गड़बड़ी हो चुकी है, और वो है जल, मिट्टी और हमारा बताइए, आप लोग सुन नहीं रहे हैं लग रहा है, वायु। 3 तरीके से आकाश, वायु नहीं आकाश। आकाश के अंतर्गत आता है खाली स्थान। आकाश ये क्या है? ये रिक्त स्थान है।
तो हमारे पेट में भी एक रिक्त स्थान होता है जिसको आमाशय कहते हैं। तो जब भी हमें कभी कोई रोग होता है, अब इस चिकित्सा से आप अपनी डायबिटीज, आप अपना शुगर, आप अपना ब्लड प्रेशर, आप अपना कोई भी संक्रमण का बीमारी, आपको शुरुआती स्टेज का कोई भी लीवर की समस्या आ रही है, किडनी की समस्या आ रही है, ये सब आप दूर कर सकते हैं कि केवल इस एक विधि से, जिसको उपवास चिकित्सा कहते हैं। उपवास हमारे देश में हम सब जानते हैं कि सैकड़ों साल से मनाया जाता है। हम सोमवार का व्रत रहते हैं, मंगलवार का व्रत रहते हैं, माता की नवरात्रि व्रत रहते हैं, फिर साईं बाबा का बृहस्पतिवार व्रत रहते हैं, फिर रविवार सूर्य देव जी के लिए व्रत रहते हैं। व्रत तो हम खूब रहते हैं, लेकिन व्रत का महत्व हम नहीं समझ पाए कि उपवास का महत्व क्या है। क्यों हमारे महापुरुषों ने व्रत को एक धर्म कार्य से जोड़ा ताकि हर व्यक्ति कर सके। सच तो ये है कि हर एक व्यक्ति को जो 12 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष से कम है, हफ्ते में एक दिन का उपवास रखना चाहिए, लेकिन उसकी वैज्ञानिक पद्धतियों के अनुसार। तो क्या है पद्धति? अभी हम क्या करते हैं, अभी हम जिस दिन व्रत रहते हैं खाना तो नहीं खाते, लेकिन इस दिन खूब बराबर मालपुआ बनता है, उसके बाद हलवा बनता है, उसके बाद चना, उसके बाद आलू, आलू के साथ बाकी चीजें जो फल फूल सब खा लेते हैं। होता क्या है, महत्व नहीं रह जाता आपके उपवास चिकित्सा का, क्योंकि उपवास इसलिए रखा जाता है ताकि आपके शरीर में जो भी टॉक्सिन्स जमा हो चुका है खान पान के माध्यम से, जो भी जहर जमा हो चुका है, उसको शरीर बाहर निकाल सके। तो वो कैसे बाहर निकालेगा? जब आप अपने अंगों को खाली समय करने का, विश्राम करने का समय देंगे। आप खाए जा रहे हैं, दिन बीता, दोपहर बीता, शाम बीता, 4 रोटी सुबह भरे, 2 रोटी दोपहर भरा, फिर शाम रोटी, 4 रोटी फिर कर दिया। सोते सोते कोई पड़ोसी आ गया, अरे लो ये भी खा लो, वो भी खा लिया, फिर बाहर निकले कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया। मतलब अंगों को कभी रिलैक्स दिया नहीं। तो क्या होने वाला है? जो मशीन हम 2 घंटे चला के 20 साल की अवधि के लिए लेके आए हैं, उसको डेली हम 12 घंटे चला रहे हैं, तो क्या 20 साल चलेगा? वो 5 साल 7 साल में ही खराब हो जाएगा, जंग लग जाएगा और उसके बाद जवाब दे दिया जाएगा। तो ये कोई गाड़ी का इंजन तो है नहीं कि दूसरा आपने बदलवा लिया। ये शरीर है, इसको गाड़ी का इंजन समझना हम लोगों ने शुरू कर दिया है, जो फिर से वापस आना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि गाड़ी का इंजन तो बहुत तुच्छी चीज है। ये हमारा शरीर है, जिसको आज विज्ञान केवल 5% से ज्यादा समझ पाया है। हमारे मस्तिष्क को 5-7% से ज्यादा समझ पाया है। वो विज्ञान दावा कैसे कर सकता है किसी चीज के लिए? हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो आपकी चिकित्सा स्वयं कर देंगे। उपवास जैसे ही आप रखते हैं, वैसे ही आपका शरीर आपके रोगों को निकाल, खाली रहता है और उस पेट में अन्न का एक भी दाना नहीं डाला जाता। तो पेट उसको सफाई की क्रिया करता है, मल क्रिया शुरू कर देता है, और बड़ी आंत में जो जमा हुआ आपका अपशिष्ट पदार्थ है, बड़ी आंत के दीवालों पर चिपका हुआ ये जो बड़ी आंत का हिस्सा है, ये काफी मोटा हिस्सा होता है। अगर आप कभी देखेंगे चित्र को तो उसमें दिखाएगा बड़ी आंत कैसी होती है, और उसकी दीवालों पर, भित्तियों पर हम जो दाल चावल खाते हैं, इसका जहर चिपक जाता है। जब हम उपवास रखते हैं और वो उपवास सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी और नींबू पर होता है, तो वो नींबू और गर्म पानी हमारे शरीर के अंदर फटाफट फिल्ट्रेशन का काम करता है और 1 से 2 दिन 3 दिन की चिकित्सा में शरीर में मौजूद सभी विजातीय द्रव्यों को बाहर निकाल देता है। जब आप उपवास चिकित्सा रखें तो इस एक बात का ध्यान रखें कि उपवास चिकित्सा रखते ही आपके शरीर में कुछ परिवर्तन दिखना शुरू होगा। जैसे कुछ मल आपके जीभ पर आना जमना शुरू हो जाएगा, आंखों में कुछ मल आपका जमना शुरू हो जाएगा, कानों में मल जमना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये वो तंत्र हैं जिनके माध्यम से शरीर चीजों को बाहर निकालता है। तो जब आप उपवास चिकित्सा रखेंगे और शरीर से टॉक्सिन का फिल्ट्रेशन होना शुरू होगा, तो आपके जीभ पर, आंखों में, आपके कानों में, इन सभी जगहों पर वो द्रव्य आ जाएगा। तो आपको इसकी सफाई भी सुचारू ढंग से जल चिकित्सा के माध्यम से करते रहनी है। मतलब जीभ को बराबर साफ कर लिया, आंखों को दिन में 2-3 बार धुला, साथ में हाथों पर, शरीर पर दिन भर में 3-4 बार घर्षण करते रहे। और ये उपवास चिकित्सा के लिए अगर मैं बताऊं आपको एक बहुत गहरी बात, तो उपवास चिकित्सा 3 दिन से लेकर
40 दिन तक रखी जा सकती है और 40 दिन की उपवास चिकित्सा में कैंसर जैसी बीमारी को भी मात दिया जा सकता है। ये बात मैं सिर्फ बात में ही नहीं बोल रहा हूं, आप अगर चाहें तो इसका परीक्षण करके देख सकते हैं। कोई 10 भाइयों को ऐसा चुनिए जिनको कुछ सामान्य बीमारियां हो और आप उनको 3 दिन के उपवास चिकित्सा पर रखिए। मैं नहीं कह रहा, आप में से कुछ भाई निकले और ये अपना सर्वे अपने गांव में करें, एक लिस्ट बनाएं और अपने रोगियों को इकट्ठा करें जो गांव में हैं और आप उनको बोले कि 3 दिन तक आपको हमारे अनुसार काम करना है और बिना 1 रुपए के हम आपको ठीक कर देंगे। और 3 दिन बाद उसको सर्दी जुकाम खांसी या कोरोना जैसे लक्षण भी अगर आपको दिख रहे हैं तो वो भी ठीक हो सकता है। और बिल्कुल हो क्या सकता है, हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर विश्वरूप चौधरी, उन्होंने अपने प्राकृतिक चिकित्सा के DIP डाइट से 15,000 लोगों को कोरोना पॉजिटिव को ठीक कर दिया। एक मेरे दूसरे मित्र हैं जिसका नाम है डॉक्टर तरुण कुठारी, वो डॉक्टर तरुण कुठारी MBBS और MD हैं, जिनसे मेरी कल लगभग आधे घंटे इसी कोरोना के विषय पर बात हुई। वो पिछले काफी दिनों से जब से लॉकडाउन लगा है लोगों को ये बता रहे हैं कि कोरोना एक सर्दी खांसी जुकाम से बढ़ के कुछ नहीं है, इसमें आप अपनी चिकित्सा स्वयं प्रकृति के ऊपर निर्भर रह के ठीक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको बाधित किया जा रहा है, आपको बाध्य किया जा रहा है इस बात के लिए कि आप मास्क लगाएं, इस बात के लिए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, इस बात के लिए कि जब वैक्सीन बनेगी तो वो वैक्सीन चुनाव की प्रचार प्रक्रिया जिस प्रकार होती है उसी प्रकार आपको लगाई जाएगी। क्यों लगाई जाएगी भाई? अगर हम नहीं बीमार हैं, सर्दी जुकाम तो हमें अक्सर होता रहता है, हो सकता है इस इतने दिन के बीच में आपको भी सर्दी जुकाम हुआ हो और आप ठीक हो गए हो और हो सकता है वो कोरोना रहा हो, कौन जानता है। क्या कोरोना के लिए विशेष कोई जांच आई है? क्या कोरोना के लिए कोई विशेष मशीन आया है? नहीं आया है। यहाँ तक कि कोरोना तो आज से पहले भी वायरस रहा है, जिसमें आपका कोरोना वायरस सार्स आया था SARS, उसके बाद मर्स आया था MERS, उसके बाद आपका स्वाइन फ्लू आया था, स्वाइन फ्लू के बाद इबोला आया था और अब जाके नोवल कोरोना वायरस आया है। क्या भारत सरकार के पास ऐसा कोई तंत्र है या ऐसी कोई मशीन या जांच की पद्धति है जिसमें वो ये दावा कर सके कि हम 5 प्रकार के अलग अलग मरीजों में अलग अलग ये छांट सकते हैं और ये परीक्षण कर सकते हैं कि फला व्यक्ति को इबोला है, फला व्यक्ति को सार्स है और फला व्यक्ति को स्वाइन फ्लू है और इसको कोरोना वायरस है। ऐसा कोई तंत्र नहीं है, बल्कि अगर आप 100 लोगों का, सामान्य लोगों का जांच करेंगे कोरोना का, जिनको लक्षण भी नहीं है, तो 25-30 लोगों को वैसे ही पॉजिटिव बता देगा। क्योंकि वो जो मशीन है कोरोना की जांच करने वाली, उसको बनाने वाली खुद जो कंपनी है वो ये कह रही है कि हमने इसको दवा और इस डायग्नोसिस पर्पस से नहीं बनाया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिसर्च प्रोडक्ट है जिस पर रिसर्च किया जा रहा है, ट्रेनिंग की जा रही है। और वो ट्रेनिंग के माध्यम से आपको कौन सी दवाइयां लगाई जा रही हैं? लोटावीर, लोपिनावीर, उसके बाद क्लोरोक्विनोन। क्लोरोक्विनोन आप जानते हैं इतनी खतरनाक दवा है, इतनी खतरनाक दवा है जो कि एंटी मलेरिया की कैटेगरी में आती है, सिंकोना नाम के पौधे से प्राप्त की जाती है और आप में शरीर में जो सेंसेशन होता है उसको खत्म करके पैरालिसिस करने का काम करती है। उसके बाद जो लोनावीर आपको चलाया जा रहा है ये HIV की दवाई है, एड्स की दवाई है, जिसको कोरोना वायरस में आपको डाला जा रहा है, आपको चेक किया जा रहा है और इन दवाओं को कोई अप्रूवल नहीं दिया है। अमिताभ बच्चन रोज फोन पे बोल रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। अगर वो व्यक्ति खुद नहीं बच पाया, उसका परिवार नहीं बच पाया कोरोना से, सबको पॉजिटिव हुआ, उस व्यक्ति को किसने अधिकार दे दिया कि इस देश की 135 करोड़ जनसंख्या को वो सलाह दे? इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सवाल करने से कोई लेना देना ही नहीं, वो कभी अपने आप में ये सवाल ही नहीं करते कि ये हो क्यों रहा है। अमिताभ बच्चन कौन होते हैं हमको बताने वाले कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, कि हमें पालन करना है, कि हमें 2 गज दूरी बनाए रखनी है? अरे हम तो भारतीय लोग हैं जो कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं
और तभी तो भारत सोने की चिड़िया था, जब वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा थी। आज तो सोशल डिस्टेंसिंग कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग में भी अगर आपकी शादी होती है और आप दिल्ली बंबई जैसे शहर में रहते हैं, तो आपका परिवार केवल पति पत्नी बीवी बच्चे, एक लड़का एक लड़की एक पत्नी और एक आप, उसी में 12-15 हजार रुपए की सैलरी, और वो जीवन बीत जाता है केवल ये व्यवस्था करने में कि कल चावल आएगा कि दाल आएगा कि मसूर आएगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या? ये धरती हमें खैरात में नहीं मिली है, ये जमीन हमें खैरात में नहीं मिली है, ये जीवन हमें खैरात में नहीं मिला है। जहां हम सांस ले रहे हैं, ये धरती, ये भारत 6 और 36 के अक्षांश पर है, जहां सबसे ज्यादा सूर्य की किरण मिल रही है, ये खैरात में नहीं मिल रहा है। ये कुछ हमारे पुण्य कर्म है जिनकी वजह से हमें यहाँ पे जन्म मिला है। तो हमें फिर से वो समझना पड़ेगा और फिर से उसके लिए वापस चलना पड़ेगा। भारत स्वाभिमान से अखंड भारत की ओर चलना पड़ेगा, और इसके लिए बाकायदा हमें अपनी जड़ों को फिर से समझना पड़ेगा। और उन जड़ों को समझना है तो हमें अपने महापुरुषों की कही गई बातों पर विश्वास करना शुरू करना पड़ेगा, उनकी बातों के पीछे की वैज्ञानिकता को ढूंढना पड़ेगा। और यही वो वैज्ञानिकता है जो उपवास चिकित्सा को दर्शाती है कि आप 3 दिन से लेकर 40 दिन तक की उपवास चिकित्सा अगर करते हैं तो आप अपने शरीर के सभी प्रकार के या ज्यादा से ज्यादा रोगों को दूर कर सकते हैं।